दूसरों को जो दोष लगता है घुमट आदि को, तो वो अर्जुन वर्मा कहते हैं कि ये तो बड़ा कवि है, कोई ऐसा तो हो सकता है, शब्द में दोष हो तो क्या बड़े। तो एक उनकी करुणापूर्ण की दृष्टि है अर्जुन वर्मा देव की। तो ऐसे विवेचक है वो कारुणिक है। और उपेक्षक विवेचक मुझे ऐसा लगता है कि अपने को सर्वज्ञ मानने वाले विवेचक अपनी विद्वत्ता से कवि की कविता की श्रेष्ठता को समझने में असमर्थ होते हैं। और मैं सर्वगुणोपेत जो कवि है वो ऐसा है कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा चारों की दृष्टि से कविता को देखे, जो अच्छी बात है वो सामने रखे, जो टीका उनको लगी वो बेधड़क करे। तो इसलिए राधा वल्लभ जी जब वो लिखते हैं तो वो कहते हैं मैं अच्छा नहीं, मैं सच्चा लिखूंगा। तो ये अच्छे विवेचक मैंने लिखा है। मैं केवल 4-5 विवेचकों का नाम यहाँ लेता हूँ। अभिनव गुप्त, राधा वल्लभ त्रिपाठी, कलाना शास्त्री, मंजुलता शर्मा, रमाकांत पांडे जी, ये सभी को मैं इस श्रेणी में रखता हूँ जिनमें ये चारों गुण विद्यमान है। रीति की एक नई व्याख्या मैंने दी है, प्रति कवि विशिष्टा पद रचना रीति की। जो रीतिवादी आचार्यों है उन्होंने ऐसा कहा है कि वेदर की रीति, पांचाली रीति, वो तो रीति है वो क्या प्रादेशिक रीति बन गई और उसमें कुछ नए नए सुधार आए, मगर तो भी रीति की व्याख्या नहीं हो पाई। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर एक कवि की रीति अपनी अलग होती है। ऐसा नहीं, कवि के प्रत्येक काव्य की भी रीति अलग हो सकती है। जैसे कवि है वो युद्ध प्रधान काव्य लिखता है, जैसे हमारे शर्मा जी ने लिखे, तो वहां वीर रस है तो वो पदावली इस तरह आएगी, ओजसपूर्ण आएगी। अगर वही कवि बाल काव्य लिखता है तो उनकी शैली में परिवर्तन आएगा, सरल शैली आ जाएगी। तो प्रति कवि है वो पद रचना जो है विशिष्ट पद रचना वही रीति है। और इसी दृष्टि से हमें स्टाइल जो है, शैली विज्ञान, उसको देखना चाहिए कि कवि किस विषय पर कविता लिखता है, उसके मुताबिक वो पदावली को पसंद करेगा। मगर जो मुदिता सफर कवि है उनको जो है वो वैदर्भी शैली अच्छी लगेगी, मैत्री प्रधान कवि है उनको प्रासादिक शैली अच्छी लगेगी, और उपेक्षक और कारुणिक कवि है उनको ओजस्वी शैली, जैसे आप देखते हैं तो बहुभूति में ऐसी, बहुभूति और सूत्रक दोनों की शैली इस तरह की है। तो एक ऐसा भी मेरा मंतव्य है। और इस तरह गुणों का भी मैंने विधान किया है। अब एक जो बात मेरे जो पूर्वज और मेरे अग्रज कवियों ने नहीं छेड़ी है, वो बात मैंने छेड़ी है इस काव्य शास्त्र में, वाद का प्रभाव। युग प्रभाव कवि पर होना वो स्वाभाविक है। कोई भी कवि है वो अपने युग बोध से दूर नहीं रह पाता, अपने युग से भी दूर नहीं रह पाता। इसलिए गांधीवाद का प्रभाव कविता में आया, प्रगतिवाद आया। तो जो गीति काव्य है वो सभी हिंदी की रचनाओं से भी संस्कृत के गीति काव्य प्रभावित है। तो प्रभाव है, कोई खराब चीज नहीं है, मगर हम क्यों नहीं स्वीकार करते? ये सभी वाद है तो इनके प्रभाव आने चाहिए। तो मैंने एक सारा जो चैप्टर है उसमें ये वादों की चर्चा की है। और ये वाद भी, मेरे आनंद की बात यही है कि 20वीं सदी में जितने वाद आए पाश्चात्य कविता में, वो सभी इस 4 वासनाओं के साथ संबद्ध हो जाते हैं। तो मैंने समापन तो इनके साथ किया है, सभी के साथ समन्वय हो जाता है। उपेक्षितान प्रति प्रतिबद्ध करुणामूल सामाजिक वास्तववाद। जो साम्यवाद और वास्तववाद है वो करुणा और उपेक्षा प्रधान उनमें है। तो गरीब लोगों की उपेक्षा हुई तो उनमें से साम्यवाद का प्रभाव हुआ, साम्यवादी कविता उनमें से आई, और समाजवादी कविता भी करुणा उनमें मुख्य है। राधा वल्लभ जी की एक छोटी सी रचना याद आ रही है, रमाकांत जी। वसनम परिधूसरम वसाना नितराम क्षाम मुखी हतस्वरूपा अति निष्करुणेन केन नीता जनतेषा कठिनाम दशाम विषण्णाम। कालिदास की रचना में एक अद्भुत फेरफार किया है, अद्भुत परिवर्तन किया। जरा गौर से सुनिए। वसनम परिधूसरम वसाना, एक वचन कर दिया है वहां पर, वसने परिधूसरे ऐसा है। तो ये गरीब जनता के पास तो 2 वस्त्र भी नहीं है। राधा वल्लभ जी को मैं अभी यहाँ से नमस्कार करता हूँ। उनकी ये जो है केवल वचन बदलने से कविता कैसे बदल जाती है ये भी देखना है। तो कयामत नाम के प्रलय काल तक ऊंट ऊंट रहेगा, रण मरुस्थल मरुस्थल रहेगा।
जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक तो ऊंट ही है और मरुस्थल है, मगर कयामत के दूसरे दिन ऊंट रण होगा। जब प्रलय होगा तो सृष्टि बदलाव आएगा और ऊंट है वो रण बन जाएगा, मरुस्थल बनेगा और रण ऊंट बनेगा। जो पीड़ित लोग हैं वो पीड़ादायक बनेंगे और पीड़ा जो देते हैं वो उनको पीड़ित होना पड़ेगा। ये तो संसार का नियम है। तो ये साम्यवाद की नींव है। इसमें अस्तित्ववाद, स्व अस्तित्व मैत्री, अस्तित्व लोपात करुणा, ईश्वर उपेक्षा, अस्तित्ववादी। अपने अस्तित्व के साथ मैत्री, अपने अस्तित्व का लोप हुआ उनसे करुणा, ईश्वर की उपेक्षा करना, ये अस्तित्ववाद है। आप देखिए तो अस्तित्ववाद का जो उद्भव हुआ 20वीं सदी में, वो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब वर्षा हुई और उसमें जो बुद्धिजीवी लोग थे, कीकेगाड आदि, नीत्शे, तो उनको लगा कि अगर कोई करुणाशील ईश्वर है तो एक साथ इतने निर्दोष लोगों की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये लोगों ने क्या बिगाड़ा था, एक साथ 2 लाख आदमी मर गए। तो उनके प्रति करुणा से ये अस्तित्ववाद की खोज नहीं आई। तो एग्जिस्टेंस का जो है वाद, वो ऐसा कहता है कि ईश्वर है ही नहीं। तो अस्तित्ववाद में ईश्वर की उपेक्षा है, वो प्रधान है। हास्यामी अहम एकाकी स्थाणु प्रेत बनेगा। स्मशान में जैसा कोई पेड़ खड़ा है उस तरह मैं भी अकेला खड़ा रहूंगा। नग्नो निष्प्रभ शाको भस्मीभूत मनोरथ, ये संधानम से है पंक्ति। रहूंगा एकाकी मैं स्थाणु, स्मशान में नंगा, शाखाओं से रहित, राख कर अपने मनोरथों को। नगरे रुद्राः संख्यातीताः स्वेदम निमे आहिंदन्ते, नगरात् बहिश्च रुद्राः संति विषण्णा श्मशानेते। ये भी संभव की है। तो सर्जक के चित्त में जब प्रभाव उत्पन्न होता है तो उसमें से प्रभाववादी कविता बनती है। सर्जक कोई अब ऐसी कविता बहुत लिखी जा रही है और ये लिखी भी जानी चाहिए कि उनके सर्जक है वो अलग अलग स्थलों पर घूमता है, अलग अलग व्यक्तियों को मिलता है, अलग अलग घटनाएं देखता है, तो उन पर उनकी क्या असर होती है। जैसे खाड़ी युद्ध में शर्मा जी ने जो कविता लिखी है, तो घटना का प्रभाव है, तो वो प्रभाववाद ऐसा उनका नाम है। तो एक छोटी सी रचना उनके साथ आपको मैं पेश करूंगा आपके सामने। प्रभाववाद। सर्जक चित्त प्रभावोत्पन्ना भावना प्रभाववादी। टोक्यो शहर में राजमार्ग पर किमोनो वेश पहनी छाता उड़े कौन खड़ी थी, हर क्षण हर कर हरिणी की गति मेरे सामने। टोक्यो टावर के नगर दर्शन कक्ष में निर्मित मोम से निर्मित प्रतिमाओं में जीवंत होकर कौन निहार रही थी मुझे। पेरिस के ब्यूटी पार्लर में महंगे द्रव्यों से कौन प्रसाधन करती थी अभिसारिका होने के लिए। लंदन के बिग बेन टावर के पास 5 बजे कौन बाट देख रही थी मेरी। रोम के चर्च में कौन निहारती थी रमणीय शिल्प और शिल्प में कला। अलकनंदे। जगह बदलने से क्या बदल जाती है प्रीति। नायक पूछता है नायिका को कि क्या स्थल बदल गए तो हमारा प्रेम अलग हो गया। आप जो भी वेश पहनो, आप जो भी देश में हो, आप तो है तो नहीं, मेरा प्रेम तो शाश्वत है। अलकनंदी। जगह बदलने से क्या बदल जाती है प्रीति। क्या भुला दी शरीर बदलने से हमारी दोनों की कहानी। नाम बदलने से क्या हो जाता है हृदय का परिवर्तन। तुम भी अनुभूत करो मेरी उपस्थिति को जैसे मैं करता हूं। तब जो 20वीं और 21वीं सदी की जो बड़ी समस्या है और जिन पर हमें काफी चिंतन करना चाहिए, सभी भाषाओं को चिंतन करना चाहिए, वो है नारीवाद, फेमिनिज्म। ये करीब 1938-40 के आसपास अमेरिका में इनकी शुरुआत हुई। डॉल्स हाउस इब्सन ने लिखा और उन्होंने पहली बार बात की कि क्या नारी केवल घर की एक गुड़िया है। डॉल्स हाउस बड़ा मार्मिक नाटक है और उन नाटक ने सारे विश्व की जो दृष्टि है, नजरिया वो बदल दिया। नारी चेतना, नारी संवेदना, नारीवाद, मगर वो भी करुणा और उपेक्षा से आया है। वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन द बुआ, केट मिले, डेल स्पेंडर, ये सभी नारीवादी लेखक है।
स्नान गृहं गत्वा गृह क्लेश श्रांता वधू निशब्दम रोदिति तदा स्नान गृहं तस्या पितृगृहं भवति। बाथरूम में जाकर घर के कंकास से थकी हारी हुई पुत्र वधू जब निशब्द रुदन करती है तब स्नान गृह बन जाता है उनका मेका। तो नारी की वेदना ये नारी चेतना है। औरत देखती है पुरुष का पौरुष, अपने पुरुष को सार्थक कर। औरत निचोड़ देती है, निकालती है पुरुष की बात का, अपनी बात को सवार। औरत देखती है पुरुष का चरित्र, अपनी लंपटता को नियंत्रण में रख। एक बहुत अच्छी कविता है प्रवीण पंड्या की। पुरुष वामा होती हूं मैं, तुम भी पुरुष अभिजात्यता अहम छोड़ दक्षिण हो। पुरुष में अहम कितना है उनको कहना पड़ता है कि आप दक्षिण हो। पुरुष अर्धांगिनी होती हूं, तुम मानो कि आधे हो मेरे बिना। ये जो नारी का जो अपना जो गौरव है वो गौरव इस कविता में आप देखेंगे तो आप भी आधे ही है मेरे बिना। पुरुष गृहिणी बनती हूं, स्वीकारो तो सही पहले घर में मेरा भी अस्तित्व। पुरुष तुम्हारे स्वामित्व को मानूंगी, तुम मुझे स्वकीय तो समझो। स्वामी जो पराया बना देते अपने जन को भी, उन निर्दय 3 शब्दों को विसर्जित कर दिए तो उन्हें की तलाक। देव प्रियतम तुम्हें मानूंगी, प्रिया ऐसा तो कहो मुझे। तो ये बात वो आमने सामने दोनों को अपना अस्तित्व का स्वीकार, ये नारीवाद की एक बड़ी चैलेंज है। कोई नारियां और कुछ नहीं चाहती, कोई हमारा आधा हिस्सा है वो आप स्वीकार करो। तो एक दयनीय स्थिति की कविता है। एक नारी है जिनका विवाह होता है, उनकी एक सुगतोक्ति के रूप में यह कविता है। आज मैं तेरे घर पिंजर में बंद हो गई, दीवार पर लटकती घड़ी जैसी मेरी गति है। दर्शनीय हो गई तुम्हारे घर की बहुमूल्य वस्तुओं की तरफ। लोग प्रशंसा करते हैं टीवी की, सोफा की और मेरी भी। एक राज रचीला, एक फर्नीचर जैसी हो गई है स्त्री घर में। तुम सराहते हो मेरे द्वारा पकाई रसोई को, मेरे देह को, मेरे रूप को। रिमोट कंट्रोल की तरह तुम मुझे चलाते हो, बजाते हो, बदलते हो, नचाते हो, रंगते हो या बदलाते हो। यह पाणी ग्रहण किस नाम का ग्रहण है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का तो कोई अंत भी होता है, ये ग्रहण कैसा है? पाणी ग्रहण है वो। ग्रहण हो गया। तो ये पूरा ग्रहण है। आप देखिए तो ये कविता है वो आपके सामने करुणा और उपेक्षा ये कविता के लिए बड़ा एक चुनौती के साथ आ रही है कविताएं। शोषित दलित जन गता नाम पीड़ा व्यग्रता शोषादि नाम निरूपणम दलित चेतना। हमारे जो संस्कृत के जो विद्वान हैं उनकी एक बड़ी विशेषता मैं आपके सामने जो अन्य भाषाओं के लोग हैं उनको बताना चाहता हूं कि जो बात आप हिंदी या राजस्थानी या गुजराती भाषाओं में आप लोग क्या करते हैं, दूसरों लोगों की कोटेशन लेके बात करते हैं कि डिकोलरीज ने ऐसा किया है, रिल्के ने ऐसा किया है, और वो कोटेशन में ही बात समाप्त हो जाती है, जिनको हम अध्यापकीय विवेचन कहते हैं। ये कहता है, ये कहता है, मेरा कुछ कहना नहीं है। तो अगर कोटेशन लेना है तो हम अपना कोटेशन क्यों ना बनाए? तो हमने जो यहाँ जो सूत्रात्मक शैली जो राधा वल्लभ जी ने लिखा है या तो राजेंद्र मिश्र जी ने कारिकाएं बनाई है, तो आपको उसके उपन्यास की व्याख्याएं मिलेगी। जीवन चरित्र क्या है, महाकाव्य के नए लक्षण क्या हो सकता है, वो सभी कारिकाबद्ध है, आप कहीं भी कोट कर सकते हो और ये बिल्कुल भारतीय लक्षण है। तो मैं एक बार ऐसा कह रहा था पांडे जी कि एक हमारे कहानी में ऐसा आता है कि ब्राह्मण था, वो एक घर मांगता था तो भी उनको इतना ही आटा मिलता था, 7 घर मांगता था तो भी इतना आटा मिलता था। ऐसा क्यों होता था? तो मैं कहता हूं वो ऐसा इसलिए होता था, वो मांगता रहता था। हमारी आज की जो आधुनिक भाषा है वो कुछ ही नहीं, पराई चीज लेकर वो संपन्न होना चाहती है।
अंग्रेजी से संपन्न होना चाहती है। अंग्रेजी आपको संपन्न नहीं करेगी, दरिद्र बनाएगी, आप ये सोच लीजिए। अगर हमारा जो सत्व है तो हमें अपनी ही व्याख्या बनानी चाहिए। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात मनस्थिति निरूपण फ्रॉइडवाद, जिनमें मैं भार्गव जी की बड़ी कविता मैंने ली है। तो एक बहुत अच्छी रचना है। अचेतन मन और चेतन मन का जो संघर्ष है वो उनमें बहुत अच्छी तरह से उभरा है। मन में जो मित्रादि वासना है वो कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट होती है। सिगमंड फ्रॉइड मनोवैज्ञानिक था, उसने मनोविश्लेषण संकल्पना की। मन के 3 विभाग है, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये उनके नाम है। जीवन प्रेरणा काम बुद्धि के साथ जुड़ी है, ये सभी उनका है। मगर जब ये मानस शास्त्रीय कविता लिखता है तो उनका उदात्तीकरण होता है, वो भव्य बनाता है, उसमें सब्लिमिटी आती है। सर्जन भी काल मर्यादा से अतिक्रांत है। असंप्रज्ञात या अचेतन मन के भावों को व्यक्त करने के लिए कवि अचेतन प्रतीकों का प्रयोग करता है। वस्तुतः मृत्यु काव्य भी मन के विशिष्ट भावों की अभिव्यक्ति है। कुछ असंप्रज्ञात मन में जो है बातें, भूत प्रेत वगैरह का डर होता है, उनमें मैंने कुछ कविताएं लिखी थी। भूत प्रेत शतक में से मैंने 100 कविता लिखी थी। और कलाना की बात ऐसी थी कि ये कविता की बड़ी मजा तब आई, तब मैं उनका प्रूफ देख रहा था जब ये छप रही थी तब। और मेरे पास पुष्पा दीक्षित जी बैठी थी, तो उसने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे 2 कल मैं सुबह में आपको प्रूफ सुधार कर दे दूँ। मैंने कहा आप देखेंगे तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, कोई व्याकरण की अशुद्धि हो तो निकल जाएगी। प्रसन्न हो गया। दूसरे दिन जब पुष्पा जी मिली तो अरे यार तू कैसा लिखता है, बड़ा बदमाश है। मैंने कहा क्या हुआ? अरे सारी रात मुझे नींद नहीं आई, भूत प्रेत मुझे हैरान करते रहे। तेरे चित्र देखकर मुझे भूत प्रेत डराने लगे। मैंने कहा वही मेरी कविता की सफलता है, आपको भूत प्रेत दिखे तो आपके सामने में ये इनके चित्र रखता हूं, ये सभी है तो ये भूत प्रेत के चित्र है। वो चित्र भी मैंने बनाए और उनमें जो कविता है वो सभी भी उसके साथ आई है। मतलब शीर्षक भी बता दीजिए। कर्णक्या चित्तम माणिक रूपों ऐसी कविता है। आपको ये सारे दिखे हैं क्या सर? ये आप देखें तो ये सभी भूत प्रेत के चित्र है, मतलब वो चित्र के साथ कविता आती है। तो वो मल्टी डायमेंशनल कविता कैसे होती है वो भी आज की नई कविता के लक्षण है। स्पंदशीला प्रतिभा का परिणाम है। स्पंदशील देख रहे हैं साक्षात भार्गव जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। जो कविता फ्रॉइडवाद में मुझे ऐसा इसलिए लगा बहुत अच्छा कि जो चेतन मन है वो छंद में बातें करता है और अचेतन मन है वो छंदोमुक्त हो जाता है। तो एक बिल्कुल बहुत अलग मिजाज से कविता है। अगर आप चाहे तो थोड़ी सुना दीजिए, आपके कंठ में बहुत आनंद आएगा। उनका अनुवाद में जरा पढ़ता हूं। चेतन मन जानती सारी जगती मुझे धर्मशील राजा, अभिलाष करता मन मेरा उस आर्य अर्थ का, जिसे धर्म बताया नियम पथी धार्मिकों ने, फिर क्यों मुझ में पाप कल्पित करती व्यर्थ का। और अचेतन मन है वो ऐसा कहता है, अरे भोरे विनय से निवारित काम व्यर्थ है तत्वान्वेषण, रति सर्वस्व अधरोष्ट का पान कर, न केवल ऊपर उठा मुखचंद्र पान कर चुम्बन कर ले रे भ्रमर। दुष्यंत का मन ऐसा कहता है कि शकुंतला का सौंदर्य है वो योग्य है, और दुष्यंत का जो चेतन मन है वो उनका मनाई करता है, वो ना बोलता है नहीं तो अधर्म हो जाएगा। तो ये धर्म और अधर्म दोनों का जो संघर्ष है चेतन मन और अचेतन मन का, वो बहुत अच्छी कविता है। मैं एक उत्तम कविता में से उनको मानता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ इस कविता के लिए। फिर जो मेरा प्रिय वाद है वो उस वाद के बारे में मैं कुछ बातें करूंगा आपके साथ। बिंबवाद, इमेजिस्ट पोएट्री, वो भौतिक भाव संकुलम विचारा विभक्ते लघु शब्दात्मक चित्रम बिंब। व्हाट इज इमेज? आप देखें तो केवल व्याख्या में भौतिक भाव संकुलम, भौतिक भावों से संकुल, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए
लघु शब्दात्मक चित्र वही बिंब है। तो बिंब में 3 बातें आनी चाहिए, एक तो भावात्मकता, दूसरी मूर्तता और तीसरी चित्रात्मकता। बिंब है वो स्वयं चित्रात्मक बन जाए, आपके सामने चित्र नजर के सामने आए। और चौथी बात है वो इंद्रिय ग्राह्यता, बिंब का सबसे बड़ा लक्षण है। तो उस तरीके से आप देखे जाए तो पंचेंद्रिय ग्राह्यता वो बिंब का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है। मगर वो मूर्त हो या अमूर्त, वो कभी तय करता है। अमूर्त को मूर्त बना सकता है, मूर्त को अमूर्त बना सकता है। तो जिस तरह आपने भूत प्रेत शतकम में देखा, उस तरह वो अमूर्त है, मगर वो मूर्त हो सकता है। वो पंचेंद्रिय ग्राह्य, वो चक्षुग्राह्य भी हो सकता है, जैसे उनके चित्र है उस तरह से। तो बिंब बात पर मेरा बड़ा लंबा लेखन है, मगर मैं उनमें से कुछ आपके सामने बात रखूंगा। आचार्य रहस्य विहारी द्विवेदी ने उसके बहुत अच्छे लक्षण दिए हैं। काव्य सृष्टि क्षणे कर्तुश्चित्ते नानानुभूतयः कल्पना मदिरोहन्त्यो वैखरी व्यक्ति बिंबिता भाव केंद्रीय संस्कारा ता भाव वेष्टिता तथा प्रत्यक्षमिव दृश्यन्ते काव्य बिंब सकथ्यते। आप देखिए तो बिंब की इतनी बड़ी शानदार व्याख्या रस विहारी जी ने दी है। और एक तो उदाहरण आपके सामने, दृश्य बिंब, काव्य बिंब, ये कैसे हो सकते हैं। एक छोटी सी रचना है दृश्य बिंब की। शिशु रोदनम